वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस विज्ञान विषय की तैयारी करा रही हूं। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। साथ में हम देखेंगे कंबस्चन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला क्या होता है। ये हमारे एनसीईआरटी के क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 और 6 हैं और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। इन दोनों टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने हैं आपके सीटेट में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हमारा जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसका ये लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 22 कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम और दहन और ज्वाला। इसके बाद आपकी ये टॉपिक वाइज सीरीज ख़त्म हो जाएगी, फिर हम पेडागॉजी शुरू करेंगे। तो अगर आपने ये टॉपिक वाइज सारी सीरीज देख ली तो आप 100% ये मान लीजिए जो टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन आने हैं वहाँ से आपका कोई भी नंबर नहीं जाएगा। बस आपको ये टॉपिक वाइज सीरीज़ देखनी है जिसकी आज ये लास्ट वीडियो है। और यहाँ हमारे सीटेट के जितने भी टॉपिक हैं सब खत्म होते हैं और इसके बाद हमारी पेडागॉजी की सीरीज़ शुरू होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, नेचर में बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से पहले से ही उपलब्ध हैं, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश और बहुत से इंपॉर्टेंट आपके खनिज हो गए जैसे कोल, पेट्रोलियम। ये आपके पहले से ही उपलब्ध हैं, आपने नहीं बनाए, गॉड गिफ्टेड हैं। तो ऐसे ही संसाधन, ऐसे ही रिसोर्सेज आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक वो होते हैं जो आपके कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे और एक वो हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, इनएग्जॉस्टिबल हैं, कभी समाप्त नहीं होंगे। अच्छे प्राकृतिक संसाधन हैं और दूसरे आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। देखिए, वे संसाधन, वे रिसोर्सेज जो प्रकृति, जो नेचर में असीमित मात्रा में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलाप, ह्यूमन एक्टिविटी के माध्यम से समाप्त होने वाले नहीं हैं। नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे सूर्य का प्रकाश, सनलाइट है, उसमें ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता, वो तो हमेशा आता रहा है, हमेशा आता रहेगा। जैसे वायु है, हवा है, तो ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जो हमेशा रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये आपके इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आपके अच्छे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इसके विपरीत वे संसाधन, वे रिसोर्सेज जो प्राकृतिक में सीमित मात्रा में हैं, कुछ समय तक ही उपस्थित हैं और ह्यूमन धीरे धीरे उनको अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से समाप्त कर देंगे। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वो समाप्त हो सकते हैं। कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे वन, फॉरेस्ट की जिस तरह से कटाई हो रही है, धीरे धीरे वो भी समाप्ति की कगार पर आ सकते हैं। वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, जैसे बहुत सी प्रजातियां हैं आपके जानवरों में, जंतुओं में जो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे पहले डायनासोर से वो ख़त्म हो गए, तो बहुत से वन्य जीव हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। खनिज हैं, मिनरल, जैसे आपके जिंक, फॉरेस्ट, बहुत से मिनरल खनिज हैं जो आने वाले समय में समाप्त हो सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब आ जाएगा। और प्राकृतिक गैस, ये क्या है, मानव इनको यूज़ कर रहा है और कुछ समय बाद, 100 साल, 200 साल बाद ये क्या हो जाएंगे, समाप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। तो ऐसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं या समाप्त हो जाएंगे वो आपके एग्जॉस्टिबल होते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब देखिए, अगर मैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात करूं तो इनका निर्माण कहाँ से होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जब वो मर जाते हैं, सजीव प्राणियों के जो मृत अवशेष होते हैं, डेड रिमेन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जब वो लाखों लाखों साल तक मृदा के नीचे, सॉइल के नीचे दबे रहते हैं, तो उनसे ही आपके कोयला, पेट्रोलियम, इस प्रकार के जीवाश्मी ईंधन, फॉसिल फ्यूल का निर्माण होता है, जिसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी आएंगे। तो समझ में आया फॉसिल फ्यूल क्या है। फॉसिल जीवाश्मी वर्ड यही कहता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और वो मृदा में, सॉइल में बहुत लाखों समय तक आपके दबे रहते हैं और उसी से आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कोल की बात करूं तो ये पत्थर जैसा कठोर होता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं और आपने देखा भी होगा, ये काले रंग का होता है खाना बनाने में। और पहले समय में जो आपके रेल इंजन होते थे भाप वाले, उनमें इसका प्रयोग होता था। और आजकल सबसे ज़्यादा जो कोयले का प्रयोग होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, विद्युत उत्पन्न करने में होता है, यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा कोल जो हमारा कोयला है उसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी में होता है और बहुत से इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़
यूज़ किया जाता है। ये उत्पन्न कैसे हुआ था? 300 मिलियन पूर्व जो हमारे वन थे, फॉरेस्ट थे, वो किसी आपदा के कारण, जैसे आपका अर्थक्वेक हो जाए या सुनामी हो जाए, किसी भी आपदा के कारण वो सॉइल के नीचे दब गए। और सॉइल के नीचे दबने से क्या हुआ, धीरे धीरे उनके ऊपर और मृदा और सॉइल जमने लगी, और जिसके कारण वो क्या हो गए, कंप्रेस्ड हो गए, संपीड़ित हो गए। और उच्च दाब और प्रेशर की वजह से, जो उच्च दाब और ताप है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर, जब मिट्टी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई तो नीचे वो कंप्रेस्ड होने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा ताप बढ़ गया और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगने लगा, दाब बहुत ज़्यादा लगने लगा। और ये जो मृत पेड़ पौधे थे, डेड प्लांट थे, वो आपके कोयले में परिवर्तित हो गए। याद रखिए, कोयले में जो मुख्य रूप से होता है वो कार्बन होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो कोयला है, कोल है, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, वो कार्बन होता है। अब देखिए, जो ये मृत वनस्पति है, डेड वेजिटेशन है, ये ऐसा नहीं है कि आज जो आपके डेड प्लांट हैं वो ज़मीन में दबे और मतलब 1-2 साल बाद आपको कोयला मिलके तैयार हो जाएगा। नहीं, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इसको कंप्लीट होने में आपके लाखों साल लग जाते हैं। तो जो मृत वनस्पति हैं, डेड वेजिटेशन के धीरे प्रक्रम, स्लो प्रोसेस द्वारा जब कोयले में परिवर्तन होता है तो यही आपका कार्बनीकरण, कार्बनाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन बन सकता है, कार्बनाइजेशन क्या है? जब स्लो प्रोसेस से जो डेड प्लांट ज़मीन के नीचे दब गए हैं वो फिर कोयले में बदलते हैं, वही प्रोसेस आपका कार्बनीकरण कहलाता है। अब देखिए, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करना सही नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा उत्पन्न करता है ये, और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। क्वेश्चन बन सकता है, वायु में जब इसको रखते हैं और गर्म करते हैं, इसमें हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो कोयला जलता है और ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। और ये फ्लेम नहीं देता, यहाँ से ज्वाला नहीं बनती, ये सिर्फ धधकता है, ये मतलब जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब देखिए, कोयले से कुछ अन्य पदार्थ जो हैं, अन्य सब्सटेंसेस हैं, उनको भी प्राप्त किया जाता है, जैसे कोक हो गया, कोलतार हो गया, आपका कोयला गैस हो गया। तो क्वेश्चन बन सकता है, कोयला जो कोल है उससे कौन कौन से सब्सटेंसेस, पदार्थ प्राप्त होते हैं? सबसे पहले कोक, फिर कोलतार और फिर आपका कोल गैस हो गया। अब देखिए, जो कोक होता है ये भी कठोर होता है, पोरस होता है। पोरस मतलब हवा इसमें से आ जा सकती है, और ये भी ब्लैक कलर का होता है, और ये शुद्ध फॉर्म होती है आपकी कार्बन की, प्योर फॉर्म है किसकी, कार्बन की। इसलिए इसका यूज कहाँ पर होता है? स्टील बनाने में। जो इस्पात होता है, स्टील होता है, उसके निर्माण में, क्योंकि जो स्टील होती है वो कार्बन की बनी होती है, कार्बन और आयरन की, लोहे की। तो उसमें जो कार्बन होता है वो ये कोक ही होता है, क्योंकि ये शुद्ध फॉर्म होती है कार्बन की। इसका प्रयोग स्टील बनाने में किया जाता है। और साथ में एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण ऑफ मैनी मेटल, धातु के निष्कर्षण में, जैसे बहुत से चट्टानों से जब हम धातु निकालते हैं तो उनके निष्कर्षण में, वहाँ से धातु प्रदान करने के लिए, धातु प्राप्त करने के लिए एक्सट्रैक्शन में भी आपका किसका यूज़ होता है? कोक का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कोक का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? एक तो स्टील में, और एक आप याद रखेंगे निष्कर्षण में, किसका? धातुओं के निष्कर्षण में, मेटल के एक्सट्रैक्शन में। उसके बाद अगर मैं कोलतार की बात करूँ तो ये ब्लैक कलर का गाढ़ा पदार्थ होता है और इसकी बहुत ही बेकार सी गंध होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और इसमें मिक्सचर होता है कम से कम 200 सब्सटेंसेस का। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ करा जाता है? संश्लेषित रंग, जो आपके सिंथेटिक डाई होते हैं, जैसे आपने डाई करवाए होंगे, जैसे बालों की डाई होगी, इस तरह के सिंथेटिक डाई जो होती हैं, संश्लेषित रंग होते हैं ड्रग्स, औषधि में। और एक्सप्लोजिव, जो आपके विस्फोटक होते हैं, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट वगैरह में, रूफिंग मटेरियल, इन सब में आपका कोलतार का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन बन सकते हैं, औषधि में, एक्सप्लोजिव में, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, इन सब में कोलतार का प्रयोग होता है। और जो नेप्थलीन बॉल होती हैं, जो आपके क्या होती हैं, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए और मौत को भगाने के लिए होती हैं, उनमें भी, वो भी कहाँ से बनती हैं? वो भी आपकी कोलतार से ही बनती हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। याद रखिए, सीटेट क्या करता है? 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कौन सा कथन सही है। तो याद रखिए, जो नेप्थलीन बॉल है वो भी आपकी कोलतार से ही प्राप्त होती हैं, जो कीड़े मकोड़ों को भगाने का कार्य करती हैं। अब देखिए, पहले जो कोलतार होता था उसका प्रयोग किया जाता था सड़कों के निर्माण में, लेकिन आजकल बिटुमेन, जो कि एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, जो कि आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उसी प्रकार पेट्रोलियम से हमें एक बिटुमेन मिलता है, और उसी बिटुमेन का यूज़ होता है कोलतार की जगह पर सड़क बनाने में,
यहाँ पर लिखा है दीज डेज बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोलतार। कोलतार की जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है रोड के निर्माण में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी कथन करके बन सकता है, याद रखिए किसका प्रयोग किया जाता है, बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है कोल गैस। देखिए इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। देखिए जब हम कोयले से कोल से कोक प्राप्त करते हैं तो उस समय जब प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में जो गैस उत्पन्न होती है वही आपकी कोल गैस कहलाती है। इसका भी ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं कौन, बहुत सी इंडस्ट्रियां, बहुत से उद्योग जो होते हैं वहाँ पर इनका प्रयोग होता है। वो वाले इंडस्ट्रीज जो कहाँ सेटल हैं, नियर द कोल प्रोसेस प्लांट। जो कोल प्रोसेस प्लांट होते हैं जहाँ कोयले का एक्सट्रैक्शन होता है, जहाँ से कोक, कोलतार और ये सब बनता है, तो उन वाली इंडस्ट्रीज में जिस समय कोल से कोक बन रहा होता है, कोक प्राप्ति हो रही होती है कोयले से, तो उस समय जो गैस होती है वो उसको फ्यूल की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। तो याद रखिए जो हमारा कोयला होता है उससे हमें कोक मिलता है। कोलतार, कोलतार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेंट, प्लास्टिक, परफ्यूम, औषधि में, रंग में और आपके बहुत सारे रूफिंग में और नेपथलीन बॉल में। और कोल गैस आप समझ गए, जब कोयले से हम कोक बनाते हैं तो उस समय जो गैस होती है वही ईंधन की तरह काम करती है। ठीक है, ये था कोल के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स देखते हैं जो है हमारा पेट्रोलियम, जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। उसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात ये देख लेते हैं कि देखिए लंदन में 1810 और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास जो हमने कोयला गैस पढ़ी थी, कोल गैस पढ़ी थी, उसका प्रयोग पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। लेकिन आजकल उसका रोशनी की बजाय उष्मा, हीट के सोर्स के रूप में किया जाता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद पेट्रोलियम की बात करूँ तो देखिए हमें बहुत से ईंधन हैं, वाहनों आदि चलाने के लिए जो पेट्रोल डीजल काम में आते हैं, ये ईंधन हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें प्राकृतिक रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होते हैं जिसका नाम होता है पेट्रोलियम। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं पेट्रोल और पेट्रोलियम एक है, नहीं। पेट्रोलियम से रिफाइनिंग कर कर आपको क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, वैक्स और केरोसिन ऑयल, ये सारे के सारे हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं जो कि हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। अब ये पेट्रोलियम कहाँ से बनता है, देखिए इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी। देखिए समुद्र के अंदर जो जीव जंतु, पेड़ पौधे होते हैं और जब वो मर जाते हैं उनका जो अवशिष्ट होता है, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसी सॉइल के, वो उसी सी के अंदर जो सॉइल है उसके नीचे दब जाता है। और लाखों सालों तक जब वो सी के नीचे जो सॉइल है उसमें दबे रहते हैं, मृदा में दबे रहते हैं, तो वो आपका पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये पेट्रोलियम बिल्कुल देखने में ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास जो नाले होते हैं और उनमें जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, सेम वैसा ही आपका पेट्रोलियम होता है। ये गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है, ऑयली लिक्विड होता है और इसकी बहुत ही गंध जो होती है वो अनप्लीजेंट होती है। इसके ऊपर जो गैस तैर रही होती है उसको पहले पाइप से कंप्रेस्ड कर कर निकाल लिया जाता है और वही आपकी सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जो पेट्रोलियम के ऊपर तैर रही होती है। और इस पेट्रोलियम को फिर बाद में निकाला जाता है और इसी पेट्रोलियम के अंदर बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट होते हैं जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, आपका लुब्रिकेंट ऑयल जो बहुत सी मशीनों में यूज़ होता है। मशीनों को सही से चलाने के लिए हम लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो मोम होता है, आपने वैसलीन वगैरह देखा होगा, जो वैसलीन होती है जिसे हम पेट्रोलियम जेली बोलते हैं, तो वो सब हमें पेट्रोलियम से ही मिलती हैं क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर इन सभी कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। और इन संघट को, इन कंपोनेंट को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वही आपका परिष्कर्षण कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। याद रखिए परिष्कर्षण के माध्यम से, रिफाइनिंग के माध्यम से हम पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, आपका लुब्रिकेंट ऑयल और वैक्स वगैरह को अलग करते हैं। और देखिए सबसे पहले पेट्रोलियम में से जो अच्छा निकलता है वो होता है पेट्रोल, उसके बाद निकलता है डीजल, फिर निकलता है आपका मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन ऑयल बोलते हैं, उसके बाद और पदार्थ निकलते हैं, फिर सबसे लास्ट में आपका वैक्स निकलता है। तो समझ रहे हैं आप पेट्रोलियम का जो एक एक तिनका है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेट्रोलियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हर बार इसको रिफाइनिंग करने पर जो सब्सटेंस मिलता है वो भी किसी ना किसी रूप में ईंधन की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात और बताई गई है, विश्व का जो पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया
अमेरिका में 1859 में ड्रिल कर कर किया गया था। तो अमेरिका की बात हो गई। याद रखिए अमेरिका में सबसे पहले पेट्रोलियम के कुएं को खोजा गया। अगर मैं 8 वर्ष बात करूं 1867 में, तो असम में, इंडिया में असम के माकुम, याद रखिए असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता लगा। और भारत में जो तेल है वो असम, गुजरात, बॉम्बे हाई बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम के लिए। और आपकी जो गोदावरी और कृष्णा नदियाँ के बेसिन है, डेल्टा हैं, वहाँ पर भी आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। कथन में क्वेश्चन बन सकता है। असम के माकुम जिले में पहली बार, और उसके बाद भारत में असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और जो आपका गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है, बेसिन है, वहाँ पर भी आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। और इस पेट्रोलियम से जो पदार्थों को अलग किया जाता है वो कौन से प्रोसेस से होता है? रिफाइनिंग से होता है, परिष्करण से होता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पेट्रोलियम का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए पेट्रोलियम के प्रोसेस में जो गैस होती है एलपीजी, वो हमारे घर वगैरह में, इंडस्ट्री में यूज़ होती है। पेट्रोल आपने देखा होगा ईंधन की तरह हमारे कार में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करा जाता है। केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स वगैरह जो होते हैं, लैंप वगैरह में हम केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। डीजल का प्रयोग भी वाहनों में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का होता है लुब्रिकेशन के लिए, मशीनों को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए। पैराफिन वैक्स जो होता है, वैक्स होते हैं, मोम होता है आपका, वो आपका कैंडल वगैरह, वैसलीन वगैरह आदि के बनवाने में, निर्माण करने में होता है। और एक ये बिटुमेन, मैंने बताया था सड़क निर्माण में कोल तार की जगह किसका प्रयोग होता है आजकल? पेट्रोलियम का एक पदार्थ होता है बिटुमेन, उसका प्रयोग होता है रोड सरफेसिंग में और पेंट वगैरह में भी इस बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा पेट्रोलियम के बारे में। इसके बाद हम अगले नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, जो है आपका प्राकृतिक गैस, जो हमें कहाँ से मिलती हैं? जीवाश्म फॉसिल फ्यूल से ही मिलती हैं। देखिए जो मिट्टी के नीचे, मृदा के नीचे आपके जो मृत जीव जंतु हो जाते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोल हो, तो उसमें क्या होता है, जब वो ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर एक गैस बन जाती है। और उस गैस को हम पाइप के माध्यम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और वही आपकी प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कहलाती है, जो कि हमारा जीवाश्म ईंधन ही है, फॉसिल फ्यूल ही है। क्यों? क्योंकि जो मृत जीव हैं उनके ऊपर जो गैस बनती है, क्योंकि ये मृत जीवों से ही प्राप्त हो रही है, तो इसलिए ये भी एक तरह का जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल ही है। ठीक है, और इसको सरलतापूर्वक पाइपों के माध्यम से निकाल लिया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब, हाई प्रेशर पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड एज हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि जिस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, भंडारित किया जाता है, वही जो स्वरूप होता है वो आपका क्या कहलाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाता है। सीएनजी की फॉर्म में ये स्टोर होता है। तो याद रखिए सीएनजी जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वह आपकी एक प्राकृतिक गैस ही है। अब देखिए सीएनजी का जो उपयोग है वो ऊर्जा उत्पादन, पावर जनरेशन हेतु भी किया जाता है, और ये सबसे कम प्रदूषणकारी होती है, लेस पोल्यूटिंग होती है, और वाहनों में इसका उपयोग होता है। सीएनजी वाहन आपने देखे ही होंगे। यह स्वच्छ ईंधन भी कहलाता है, क्लीनर फ्यूल कहलाता है। तो क्वेश्चन बने क्लीनर फ्यूल क्या है, स्वच्छ ईंधन क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, प्राकृतिक गैस सबसे कम पॉल्यूशन देती हैं, इसलिए ये स्वच्छ ईंधन कहलाती हैं। इन्हीं गैसों का उपयोग क्या होता है? प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों, केमिकल और फर्टिलाइजर में औद्योगिक निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो याद रखिए केमिकल और फर्टिलाइजर में भी आपका नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है। और हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है वहाँ पर ये पाई जाती है। याद रखिए त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। अब देखिए जो हाइड्रोजन गैस है वो भी ऑब्टेन करी जाती है नेचुरल गैस से, और जिसका प्रयोग किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, यूरिया। तो याद रखिए क्वेश्चन बन सकता है, अभी बताया था केमिकल और फर्टिलाइज़र कि फर्टिलाइज़र में किसका प्रयोग किया जाता है? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का भी फर्टिलाइज़र में प्रयोग होता है। ये स्वच्छ ईंधन है, ये आपका जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये मृत जीवों से ही उसके ऊपर जो गैस बनती है वहीं से प्राप्त होती है ये गैस। और ये हमारी त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा का और गोदावरी के डेल्टा पर पाई जाती है। तो यही था आपका नेचुरल गैस के बारे में। कोल और पेट्रोलियम हमारा खत्म हो गया। अब हम अपना अगला चैप्टर देखेंगे, कंबस्चन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला। देखिए कंबस्चन के बहुत से उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। आपने कई प्रकार के ईंधन देखे होंगे, जैसे लकड़ी, गोबर। खाना बनाने में पहले यूज़ होता था, गोबर के उपले होते थे, लकड़ी के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न करी जाती थी। कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन सब से भी क्या होता है? हीट मिलती है, ऊष्मा बनती है। तो जहाँ पर ऊष्मा आती है वहाँ पर कंबस्चन है। ये अभी हम आगे देखेंगे। तो ये सब कंबस्चन के उदाहरण हैं। पहली बात तो ये याद रखिए। देखिए क्या आप बता सकते हैं कि
मोमबत्ती और कोयले के जलाने में क्या अंतर होता है। देखिए जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो ज्वाला के साथ जलता है, उसमें आपने देखा एक लौ होती है, ज्वाला इस तरह से एक लो जलती है तो वो आपकी ज्वाला होती है, फ्लेम होता है। लेकिन अगर जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें कोई इस तरह से ज्वाला या फ्लेम नहीं होती, वो ऐसे ही जलता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो कुछ पदार्थ होते हैं वो जलने पर क्या उत्पन्न करते हैं, फ्लेम, ज्वाला उत्पन्न करते हैं, और कुछ पदार्थ नहीं करते। तो कंबस्चन से ही क्या उत्पन्न होता है, आपका फ्लेम उत्पन्न होता है। दहन से ही क्या उत्पन्न होती है, ज्वाला। तो कुछ पदार्थों में तो ज्वाला उत्पन्न होती है दहन करने पर और कुछ पर नहीं। अब सबसे पहले देखते हैं दहन क्या होता है, कंबस्चन क्या होता है। देखिए हमने पढ़ा था जो मैग्नीशियम होता है, जब उसको वायु की प्रेजेंट में वायु में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हम उसे जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के एक पाउडर में बदल जाता है। और साथ में जलाते वक्त हमने देखा था उससे क्या होता है, हीट और लाइट, प्रकाश और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। ऐसे ही जो काष्ठ कोयला होता है, चारकोल होता है, जो हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है, कि टुकड़े को अगर हम वायु में जलाते हैं, एयर में जलाते हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ऊष्मा, हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर वायु की प्रेजेंट में जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं और वहाँ पर अगर हीट उत्पन्न होती है तो वही आपका कंबस्चन होता है, दहन होता है। तो ये जो मैग्नीशियम है और ये जो काष्ठ कोयला है, चारकोल है, ये आपके दहन के ही उदाहरण हैं। ये जो गोबर है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, लकड़ी, ये सब भी कंबस्चन के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वायु में ऑक्सीजन है तो उसकी प्रेजेंस में जलते हैं, और जलने के बाद ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, हीट उत्पन्न करते हैं, और यही आपका कंबस्चन होता है। और कंबस्चन में जब ज्वाला भी उत्पन्न होती है तो वो फ्लेम होता है। तो याद रखिए कंबस्चन से ही आपका फ्लेम होता है, ज्वाला होती है। देखिए रासायनिक प्रक्रम, केमिकल प्रोसेस, जिसमें पदार्थ, सब्सटेंस ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रिएक्शन कर ऊष्मा देता है, हीट देता है, वही आपका दहन कहलाता है। तो पूछा जाए दहन क्या है, जब केमिकल प्रोसेस के माध्यम से कोई पदार्थ, ऑक्सीजन हवा में है तो हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया कर कर, रिएक्शन कर कर अगर हीट देता है, ऊष्मा देता है, तो वह आपका दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह आपका कंबस्टिबल होता है, दहनशील पदार्थ होता है, याद रखिए, ठीक है। इसे हम ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि ईंधन है आपके सारे, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा मिल रही है, और ईंधन में क्या होता है, आपको ऊष्मा ही मिलती है, हीट मिलती है, तो हम इन्हें ईंधन भी कहते हैं, फ्यूल भी कहते हैं। ईंधन जो होगा, फ्यूल होगा, वो आपका ठोस हो सकता है, जैसे आपका कोयला है वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है जैसे पेट्रोल, डीजल हो गए, गैस की फॉर्म में हो सकता है जैसे सीएनजी हो गई, ठीक है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला भी उत्पन्न होती है, जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें दहन के समय क्या होता है, उसमें क्या होता है, ज्वाला, फ्लेम भी उत्पन्न होती है, एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जैसे मैग्नीशियम को जब हमने जलाया था तो उसमें एक लो की तरह प्रकाश उत्पन्न होता है, ज्वाला उत्पन्न होती है, जबकि कोयले में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। याद रखिए जो मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला है, ये तो हमने बता दिया था, ये आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस है, क्योंकि ये कंबस्चन करते हैं, और ये क्या निकालते हैं, आपका कंबस्चन के माध्यम से ऊष्मा को, हीट को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा भोजन है वो भी मनुष्य के लिए ईंधन का कार्य करता है, फ्यूल का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जैसे हमने देखा था जब हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे जो सेल के अंदर ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट भी निकालता है, ऊष्मा, हीट, एनर्जी उत्पन्न करता है। तो इस तरह फूड भी हमारे लिए ईंधन की तरह कार्य करता है। देखिए लकड़ी, कागज, लकड़ी को जलाने पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, वो भी ऊष्मा, हीट उत्पन्न करती है। कागज को जलाते हैं वो भी हीट करता है। मिट्टी का तेल जो कैरोसिन है, काष्ठ कोयला, चारकोल, ये सभी दहनशील पदार्थ होते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि ये सब कंबस्चन करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। सूर्य के प्रकाश को आप ये मत समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा तो उत्पन्न होती है, हीट तो उत्पन्न होती है, लेकिन वहाँ पर कोई इस तरह से केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, इस तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होती ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। वहाँ पर एक नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, तो वो अलग होता है, ठीक है। अब देखिए जो दहन होता है, कंबस्चन होता है, उसके लिए वायु आवश्यक है, क्योंकि वायु में ही आपका ऑक्सीजन है, तो एयर मस्ट है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, देखिए जब कोई व्यक्ति के वस्त्र पर आग लग जाती है, जब कोई व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं? ताकि जो ऑक्सीजन का संपर्क है, वायु का संपर्क है, वो टूट जाए और कंबस्चन जो हो रहा है, जिसमें हीट उत्पन्न हो रही है, वो खत्म
देखिए अब हम समझेंगे ज्वलन ताप क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। देखिए क्या माचिस की तीली अपने आप जल सकती है? नहीं। क्या लकड़ी के एक बड़े से टुकड़े को आप माचिस की तीली से जला सकते हैं? नहीं जला सकते। लेकिन आप कागज को बड़ी आसानी से माचिस की तीली से जला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो भिन्न पदार्थ होते हैं वो भिन्न ताप पर आग को पकड़ते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस कैचेस फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग पदार्थ अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होते हैं, आग को पकड़ते हैं। तो वही न्यूनतम ताप, वही मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, फायर को कैच कर लेता है, वही उसका ज्वलन ताप कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। यहाँ पर लकड़ी के टुकड़े को वो मिनिमम ताप नहीं मिल पा रहा माचिस की तिल्ली से जिससे वो जल सके, जबकि कागज को वो मिनिमम ताप, वो ज्वलन ताप मिल गया जिससे वो जल सके। तो वही पदार्थ का मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वो जलने लगता है वही उसका इग्निशन ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं, देखिए बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ज्वलन ताप जो होता है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है और वो ज्वाला के साथ, वो फ्लेम के साथ बड़ी सरलता पूर्वक आग को पकड़ लेते हैं। और वही पदार्थ आपके ज्वलनशील पदार्थ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं पेट्रोल की, एलपीजी की, ये बड़ी आसानी से जल जाते हैं। जैसे ही आपने एक माचिस की तीली जलाई नी और पूरा पेट्रोल जल जाएगा, मिट्टी का तेल, एलपीजी, डीजल, ये बड़ी आसानी से जल जाते हैं और ये ज्वाला भी उत्पन्न करते हैं, फ्लेम उत्पन्न करते हैं। देखिए आपने देखा होगा रसोई में गैस में जो आपकी एलपीजी होती है, जब उसको आप लाइटर से जलाते हैं तो उसमें ज्वाला होती है, उसमें फ्लेम उत्पन्न होती है। तो ऐसे पदार्थ जो बड़ी आसानी से जल जाते हैं और ज्वाला, फ्लेम उत्पन्न करते हैं, वही आपके ज्वलनशील या इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। पेट्रोल, एलपीजी इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए जब आग को एक सब्सटेंस पकड़ लेता है तो जल जो होता है वो ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ठंडा करने में सहायता करता है। वो क्या करता है, जो उनका इग्निशन टेम्परेचर उनको चाहिए होता है जलने के लिए, उसको कम कर देता है। जल से होता क्या है, उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। इग्निशन टेम्परेचर से जब उनका ताप कम हो जाएगा और उनको वो ताप नहीं मिल पाएगा जिससे वो जलें, तो वो ऑटोमेटिक बुझ जाएंगे। अब होता क्या है, देखिए जल क्या करता है, जलने पर वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है और जो ज्वलनशील पदार्थ है, हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, वो उसको वाटर वेपर जो है वो उस सब्सटेंस को घेर लेती है, जिससे जो वायु है और वायु में जो ऑक्सीजन है वो आपके सब्सटेंस तक नहीं पहुंच पाती। और वायु बहुत ज़रूरी है कंबस्चन के लिए। तो जब दहन के लिए, कंबस्चन के लिए वायु चाहिए और वाटर वेपर ने, भाप ने क्या करा, उस वायु को, उसकी आपूर्ति को बंद कर दिया और जिससे क्या होगा, आग आपकी बुझ जाएगी। देखिए आग को उत्पन्न करने के लिए, अगर आपको आग को जलाना है तो उसके लिए आपको ईंधन चाहिए। पहले तो फ्यूल चाहिए, कोई सा भी हो, आपका पेट्रोल हो, एलपीजी हो, केरोसिन ऑयल हो, लकड़ी हो, ठीक है, कोयला हो। पहले तो आपको ईंधन चाहिए, एक आपको वायु चाहिए, ऑक्सीजन में ही आपका कंबस्चन होता है, दहन होता है। उसके बाद क्या होता है, हीट भी चाहिए होती है, ऊष्मा भी चाहिए होती है। क्यों चाहिए, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस है, पेट्रोल है, एलपीजी, अपने आप तो नहीं जल सकते। पहले इनका इग्निशन टेम्परेचर, उतना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिससे ये ज्वाला उत्पन्न करते हैं या फिर मतलब कंबस्चन करते हैं। ठीक है, अब अगर इनमें से किसी एक को हटा दिया जाए, ईंधन ना हो, ऑक्सीजन ना हो, या उनको प्रॉपर अमाउंट से उस लेवल की इग्निशन टेम्परेचर वाली हीट ना मिल पाए, तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो याद रखिए, आग बुझाने के लिए आप या तो वायु का संपर्क तोड़ दें या हीट को कम कर दें, ऊष्मा को कम कर दें, जितना उनको चाहिए इग्निशन टेम्परेचर को लो कर दें, ताकि वो सब्सटेंस उस टेम्परेचर तक ना पहुंच पाए जहां पर वो जलेगा, या फिर ईंधन को ही हटा दें। इसलिए जल क्या होता है, वो वाटर वेपर क्या करती हैं, वायु के संपर्क को तोड़ देती हैं और जो आपका पदार्थ होता है वो बुझ जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल से नहीं बुझ पाते, जैसे विद्युत उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, और जो तेल होते हैं, ऑयल्स होते हैं, अगर उन पर आग लग जाती है तो उनको नियंत्रण करने के लिए हम जल का उपयोग नहीं करते। वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जल जो होता है वो तेल से भारी होता है, उससे ज़्यादा डेंसर होता है, और वो तेल जो है वो ऊपर ही तैरता रहता है, और जल जब ज़्यादा भारी है तो वो नीचे चला जाएगा, और जब तेल जो है ऊपर ही रहेगा तो वो जलता रहेगा। याद रखिए, इसलिए हम जल का प्रयोग तेल
के समय पर नहीं करते। देखिए पेट्रोल जैसे ईंधनों फ्यूल के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्सटिंग्यूशर जो आते हैं, अग्निशामक आते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होती है और वो जो सब्सटेंस है उस पर क्या होती है, जैसे कंबल को लपेट देते हैं ना, उसी एक लपेटे की तरह कार्य करती है और ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देती है और इससे क्या होता है, वो जो सब्सटेंस है, वो जो ईंधन जो जल रहा है वो बुझ जाता है। तो याद रखिए पेट्रोल जैसे ईंधनों को बुझाने के लिए हम CO2 के गैस का अग्निशामक एक्सटिंग्यूशन प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से भारी होता है, एक लपेटे की तरह कार्य करता है और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। तो याद रखिए कथन बनाकर पूछा जा सकता है कि पेट्रोल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, CO2 का। और तेल में क्यों हम जल का प्रयोग नहीं करते? क्यों? क्योंकि जो जल होता है वो तेल से भारी होता है और वो नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर ही रह जाता है, तो वो तो जलता ही रहता है। इसके बाद यहाँ पर बात हुई है टाइप ऑफ कंबस्शन की, दहन के प्रकार की। 3 प्रकार के कंबस्शन बताए गए हैं, 3 प्रकार के दहन बताए गए हैं। जैसे देखिए रसोई गैस में जब हम LPG गैस को ऑन करते हैं तो वो तेज़ी से जलने लगती है, एकदम से जल जाती है, बहुत ही जल्दी स्पीड से गैस जो है वो बर्न करने लगती है रैपिडली, और हीट और प्रकाश है वो उत्पन्न करती है। सीधी सी बात है, उष्मा और प्रकाश दोनों निकलते हैं। तो इस प्रकार का दहन आपका तीव्र दहन कहलाता है, रैपिड कंबस्शन कहलाता है। जहाँ पर जैसे पेपर भी इसका उदाहरण होगा कि आपने आग जलाई नहीं और वो जलना शुरू करानी, तो जो पदार्थ बड़ी तेज़ी से जलते हैं वही आपके रैपिड कंबस्शन में आते हैं। पेपर हो गया, LPG हो गया। देखिए फॉस्फोरस जैसे पदार्थ जो होते हैं वो कमरे के ताप पर भी अपने आप जलने लगते हैं। जैसे 35 डिग्री टेम्परेचर पर फॉस्फोरस अपने आप जलने लगेगा। जंगल में कभी कभी आपने देखा है खुद से आग लग जाती है। तो इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, वह आपका कहलाता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, स्वतः दहन कहलाता है। वहाँ पर आपको किसी और हीट को, किसी और उष्मा को देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं से जलने लगते हैं। जैसे फॉस्फोरस हो गया, कभी कभी जंगल में जो आग होती है वो अपने आप लग जाती है, स्वतः दहन होने लगता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन वो आपका कहलाता है। एक रैपिड हो गया, एक अपने आप से होने लगेगा, तो वो आपका स्पॉन्टेनियस है, फॉस्फोरस और जंगल की आग। एक होता है आपका विस्फोटक जो होता है एक्सप्लोजन। देखिए जब पदार्थों को जलाने पर आक्सीमन अभिक्रिया, सडन रिएक्शन टेक प्लेस करने पर उष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, हीट, लाइट और साउंड पैदा होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया से जो रिएक्शन होने के बाद ये सब जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, विस्फोट कहलाते हैं, एक्सप्लोजन कहलाते हैं। जैसे पटाखे वगैरह होते हैं वो सब आपके एक्सप्लोजन में आ जाएंगे। तो 3 प्रकार के कंबस्शन होते हैं, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और आपका एक्सप्लोजन। याद रखिए रैपिड में क्या होगा, पेपर वगैरह, और जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वो अचानक से अपने आप आग पकड़ लेते हैं, जैसे जंगल की आग, फॉस्फोरस। और विस्फोटक क्या होंगे, जैसे पटाखे वगैरह हैं, उनके सडन रिएक्शन पर क्या होता है, हीट, लाइट और साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होती है। देखिए इसके अलावा इसमें मैच स्टिक के कंबस्शन के बारे में बताया गया है कि माचिस की तिल्ली में दहन कैसे होता है। देखिए जो माचिस की तिल्ली होती है, ऊपर आपने देखा होगा उसमें जो मिक्सचर होता है कुछ पदार्थों का, वो होते हैं आपके ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। और जिस सरफेस पर हम माचिस की तिल्ली को रब करते हैं तो वो सरफेस पर आपका क्या होता है, पाउडर्ड ग्लास होता है, कांच होता है, और साथ में उसमें थोड़ा लिटिल रेड फोस्फोरस होता है। जब हम माचिस की तिल्ली को सरफेस पर, जिस पर रेड फोस्फोरस है, उससे स्टक करते हैं तो क्या होता है, रबिंग सरफेस का जो रेड फोस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाइट फोस्फोरस में। और इस वाइट फोस्फोरस के कन्वर्ट होने के साथ ही इमीडिएट रिएक्शन होती है किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। और उससे जो मैच स्टिक का हेड होता है उसको इतना इग्निशन टेम्परेचर, इतना ताप मिल जाता है कि जो ट्राई सल्फाइड होता है वो जल उठता है और कंबस्शन का प्रोसेस हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कथन बनाकर बन सकता है, जो माचिस की हेड है वो किसका बना होता है, ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का। और जो रबिंग सरफेस होता है वो किसका बना होता है, ग्लास और रेड फोस्फोरस का। जब रिएक्शन होती है तो रेड फोस्फोरस वाइट फोस्फोरस में बदल जाता है, और वो वाइट फोस्फोरस इमीडिएट रिएक्शन करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, और मैच स्टिक के हेड को इतनी हीट मिल जाती है, इतना टेम्परेचर मिल जाता है कि वो कंबस्शन स्टार्ट कर देता है ट्राई सल्फेट के साथ। तो इस तरह का कुछ कंबस्शन होता है आपका मैच स्टिक में।
देखिए इसके बाद हम बात करेंगे फ्लेम की। ज्वाला क्या होता है? देखिए बहुत से पदार्थ, बहुत से सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं, उनका कंबस्चन होता है तो उनमें फ्लेम उत्पन्न होता है और कुछ में फ्लेम ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। जैसे मोमबत्ती है, मैग्नीशियम है, उनको जलाते हैं तो वहाँ पर ज्वाला उत्पन्न होती है, फ्लेम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वाष्पित होते हैं। वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जलने पर अगर वाष्पित होंगे, वेपराइज होंगे, तो याद रखिए वहाँ पर ज्वाला, फ्लेम का निर्माण होता है। जैसे मोमबत्ती, मैग्नीशियम में ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं लकड़ी के कोयले, चारकोल की बात करूं तो वो वेपोराइज, वाष्पित नहीं होता और वहाँ पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। कंबस्चन में ज्वाला उत्पन्न हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब देखिए जो ज्वाला होती है, ये जो फ्लेम होती है, इसमें 3 जोन होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन। इंग्लिश में बोले तो नॉन ल्यूमिनस जो आपका अदीप्त क्षेत्र हो जाएगा, ल्यूमिनस जो आपका दीप्त क्षेत्र हो जाएगा और ज्योतिहीन आपका डार्क क्षेत्र हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है ये आपका नॉन ल्यूमिनस होता है, अदीप्त क्षेत्र होता है, जो कि सबसे गर्म होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश इतना ज़्यादा नहीं होता और सबसे ज़्यादा गर्म होने के कारण ही यहाँ पर कंप्लीट कंबस्चन होता है, संपूर्ण दहन होता है और ये ब्लू कलर का होता है। यही कारण है जो सोना चांदी पिघलाते हैं वहाँ पर जो ज्वाला है, फ्लेम है, उसका सबसे ऊपरी भाग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे गर्म होता है और सोना चांदी को पिघलाने के लिए ज़्यादा ताप की ज़रूरत होती है। उसके बाद बीच वाला पार्ट आता है जो आपका मिडिल जोन होता है, मध्य क्षेत्र होता है, जो आपका दीप्त क्षेत्र होता है, ल्यूमिनस जोन होता है। ये गर्म तो कम होता है लेकिन यहाँ पर प्रकाश सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन बनेगा कि ज्वाला में प्रकाश सबसे ज़्यादा उत्पन्न कौन से क्षेत्र में होता है? तो वो हमारा दीप्त जोन में, ल्यूमिनस जो बीच वाला जोन होता है येलो कलर का, ये हमारा ल्यूमिनस होता है जोन। यहाँ पर ही प्रकाश जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ये गर्म थोड़ा कम होता है, मॉडरेटली हॉट होता है। ठीक है। अब देखिए दीप्त क्षेत्र पर अगर मैं थोड़े समय तक 10-12 सेकंड के लिए कांच के टुकड़े को रखूं तो उस पर एक गोल काला वलय, ब्लैकिश रिंग बन जाता है। कभी कभी हम स्टील के बर्तन को भी फ्लेम के बीच में रखते हैं तो उस पर काले रंग का गोल वलय बन जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा काले रंग का गोल वलय किस जोन में बनता है? तो वो आपका ल्यूमिनस दीप्त जोन में ही बनता है। और सबसे नीचे आपका होता है इनर मोस्ट जोन, जो आपका ब्लैक कलर का होता है, जिसे हम डार्क जोन बोलते हैं। ये हमारा सबसे कम गर्म होता है, लीस्ट हॉट होता है। तो ये हमारा है फ्लेम के बारे में, इतना बताया है। देखिए इसके बाद यहाँ पर बात हुई है फ्यूल की। ईंधन क्या होता है? वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वो आपके ईंधन कहलाते हैं। सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग। सिंपल सा बात है कि अगर मैं किसी पदार्थ को जलाती हूँ और जलने पर अगर उसमें हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वही आपका फ्यूल कहलाता है, ईंधन कहलाता है। लकड़ी, काष्ठ कोयला को हम इंग्लिश में चारकोल बोलते हैं, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सभी सब क्या होते हैं? जलने पर क्या होते हैं? इनसे हीट प्रोड्यूस होती है और ये हमारे ईंधन, फ्यूल के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर बात हुई है आदर्श ईंधन की। एक आइडियल फ्यूल क्या होगा? जो सस्ता होगा, आसानी से उपलब्ध होगा, आसानी से जलेगा, जिसका ऊष्मीय मान जो होगा वो काफ़ी उच्च होगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी और वो कभी भी ऐसी गैस या अवशेष को नहीं उत्पन्न करेंगे जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। कहने का मतलब एक आइडियल फ्यूल वो होगा जो बड़ा अच्छा हो, आसानी से जले, आसानी से उपलब्ध हो, जिसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो और जो ऐसी गैस को उत्पन्न ना करे जब वो जले जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, तो वही आपका आदर्श ईंधन होगा। आज तक भी कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं बना है जो पूरा संपूर्ण रूप से आदर्श ईंधन हो। हाँ, कुछ हद तक हम आदर्श ईंधन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कोई भी सब्सटेंस आपका आइडियल फ्यूल नहीं हो सकता। जैसे सीएनजी है, वो कुछ हद तक आपकी आइडियल फ्यूल है लेकिन कंप्लीट आइडियल फ्यूल नहीं है। देखिए अब यहाँ पर बताया गया है कि क्या सभी जो ईंधन होते हैं, फ्यूल होते हैं, वो बराबर मात्रा में ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं? क्या बराबर मात्रा की हीट निकालते हैं? नहीं। केरोसिन ऑयल, पेट्रोल हो, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, लकड़ी हो, तो ये सब अलग अलग अमाउंट में हीट को निकालते हैं। तो यही जो अलग अलग अमाउंट में ये हीट निकालते हैं, ऊष्मा निकालते हैं, वही इनका ऊष्मीय मान कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। देखिए किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा
मात्रा ही उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। कहने का मतलब जब हम 1 किलो के फ्यूल को, ईंधन को जलाते हैं, उसका कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन करते हैं, और उस समय जब उससे जितनी ऊष्मा निकलेगी, प्रोड्यूस होगी, वही उस सब्सटेंस की, उस ईंधन की क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ईंधन के ऊष्मीयमान को जो हम मात्रक, किस मात्रक से रिप्रेजेंट करा जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। याद रखिए, किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला तो क्या कि ऊष्मीयमान क्या होता है, तो 1 किलोग्राम के ईंधन को पूर्ण रूप से दहन करने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो आपका ऊष्मीयमान होगा, और इसका मात्रक क्या होता है, किलो जूल पर केजी। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ पर कुछ ईंधनों का कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीयमान बताया गया है, और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना है। देखिए जो एलपीजी होता है उसका जो ऊष्मीयमान होता है वो 55,000 होता है, याद रखिए। और जो सीएनजी होता है उसका ऊष्मीयमान 50,000 होता है, उससे थोड़ा कम होता है। अब देखिए जो बायोगैस होती हैं उनका ऊष्मीयमान जो होता है 35 से 40,000 के बीच में होता है, और पेट्रोल, केरोसिन और डीजल तीनों का ऊष्मीयमान 45,000 होता है। अब देखिए अगर मुझे एक ऑर्डर बनाना हो, हाइड्रोजन को अभी हम छोड़ देते हैं, इसका तो ऊष्मीयमान, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, 1.5 लाख होती है हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू। इसको छोड़ दें तो सबसे पहले आपका आएगा एलपीजी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 है। उसके बाद आपका आएगा सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 50,000 है। और उसके बाद आपका आएगा मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू भी सीएनजी के बराबर ही होती है, 50,000। फिर आपके आते हैं पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 45,000। और उसके बाद आता है आपका बायोगैस, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 45,000 से 40,000। उसके बाद आपका आएगा कोल, जिसे हम कोयला बोलते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 25 से 33,000। और लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 17 से 22,000। और काव डंग जो होता है, ठीक है, गोबर वगैरह होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6 से 8,000। तो इनका सीक्वेंस करके सीटेट में क्वेश्चन पूछा था। पहले एलपीजी आएगा, फिर सीएनजी और मीथेन हो जाएंगे, फिर पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, उसके बाद आपका बायोगैस आएगा। याद रखिए बायोगैस का कैलोरीफिक मान कोल से ज़्यादा होता है। फिर आपका कोयला आएगा, फिर आपका लकड़ी, फिर काव डंग, और हाइड्रोजन का तो सबसे ज़्यादा होता ही है 1.5 लाख। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ईंधन कैसे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। देखिए लकड़ी, कोयले, पेट्रोल जैसे ईंधनों को जब हम पूर्ण रूप से नहीं जलाते तो ये कार्बन कण को छोड़ते हैं, जो कि खतरनाक प्रदूषण होते हैं। याद रखिए, अगर आपने लकड़ी को पूर्ण रूप से नहीं जलाया और उसमें से धुआं निकल रहा है, सेम ऐसे कोयले में से, पेट्रोल में से, जैसे पेट्रोल जो गाड़ियों में यूज़ होता है तो वो पूर्ण रूप से नहीं जलता, धीरे धीरे जलता रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बन कण जो होते हैं, कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनको छोड़ते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन, पूरी रूप से कंबंशन नहीं होता, जब इनका इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, इनकम्प्लीट दहन होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो कि अत्यंत विषैली होती है। इसलिए कहते हैं जब कोयले को जलाते हैं तो कमरा बंद नहीं करना चाहिए, उससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जब वो अपूर्ण होते हैं, पूरी तरह से कंबस्चन जब वो नहीं करते तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। याद रखिए, मैंने बार बार बोला है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए बहुत से ईंधन क्या होता है, दहन करने पर, कंबस्चन करने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, ऊष्मन बढ़ जाता है। जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है पृथ्वी की एटमॉस्फेयर से, वो नहीं निकल पाती, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। अब देखिए कोयला हो, डीजल हो, इनके दहन करने से क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, और दहन पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि हमारी अम्ल वर्षा, एसिड रेन को उत्पन्न करती है, जो कि हमारे पेड़ पौधे, हमारी सॉइल के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। याद रखिए, कोयले, डीजल, इन सब पेट्रोल के दहन करने से क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो दहन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। याद रखिए कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, और यही
हमारी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। हमें इन सब के स्थान पर CNG का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि CNG क्या होता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी काफ़ी हाई होता है और ये जो है हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न नहीं करता है। जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ये कुछ हद तक हमारा आदर्श ईंधन होता है, आइडियल फ्यूल होता है, याद रखिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बताई मैंने आपको, सल्फर डाइऑक्साइड बताई और कार्बन डाइऑक्साइड बताई। ये सारी गैसें ही हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक होती हैं और कहीं ना कहीं ये मनुष्य के लिए भी हानिकारक होती हैं। तो यही सब कुछ बताया गया है इन पूरे चैप्टर में। थोड़ी बड़ी वीडियो थी लेकिन मुझको कंप्लीट करना था और यहाँ पर आपकी सारी सीरीज़ ख़त्म होती है। ये आपको बस इसको बहुत अच्छे से देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और आप देखिएगा जो 20 नंबर का टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं वहाँ पर आपका कोई भी मार्क्स नहीं जाएगा। इसके बाद हम पेडागोजी के साथ शुरू करेंगे अगली सीरीज़। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।